नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमें राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो दूसरा अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत, इस पाठ का आज अपन उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ। पिछले अध्याय में शीत युद्ध के दौर में हमने जाना कि विश्व है वो किस तरह से दो ध्रुवों में बटा हुआ था। पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, जो पूंजीवाद का समर्थक था, और दूसरा गुट जो था वो साम्यवाद, जिसका समर्थक सोवियत संघ था। तो दोनों ही गुट अपने अपनी विचारधाराओं को लेकर के अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और जो छोटे छोटे जो देश थे उनको अपने गुट में शामिल करके अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में हमने ये पढ़ा कि 1945 से लेकर के 1991 तक के जो दोनों महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरे विश्व के अंतर्गत एक तरह से शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो जो पूरी दुनिया जो दो ध्रुवों में बटी हुई थी, इस दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ, इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हमें बिना वक्त गवाए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो ध्रुवीयता का अंत। तो हमने ये देखा कि पूरा विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, यानी अमेरिका बनाम सोवियत संघ। तो ये जो दोनों ही गुट जो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों देशों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, तो ये शीत युद्ध जो 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक ही चला था। 25 दिसंबर 1991 को इसका पतन हो गया। बर्लिन की दीवार। तो विद्यार्थियों, जो अपना जो दूसरा अध्याय है उसके शुरुआत में जो पहला पेज है, जो प्रथम पृष्ठ है, उसके ऊपर एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र के अंतर्गत जो जर्मनी की जनता है वो बर्लिन की दीवार को गिरा रही है, उसको ध्वस्त कर रही है। तो ये क्या थी बर्लिन की दीवार? तो पिछले अध्याय में हमने जाना कि बर्लिन की जो दीवार थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यानी शीत युद्ध के अंतर्गत हमने जाना कि शीत युद्ध के अंतर्गत जो युद्ध है वो वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होता, हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। शीत युद्ध के अंतर्गत जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई होती है, कागजी गोलों से लड़ी जाने वाली लड़ाई होती है। तो जो बर्लिन की दीवार है वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो ये बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार है वो 1961 के अंतर्गत खड़ी की गई थी। और ये जो बर्लिन की दीवार थी, इसकी जो दूरी थी वो 150 किलोमीटर की थी, और 28 वर्षों तक ये दीवारें कायम रही थी। तो बर्लिन की जो दीवार थी, इस दीवार के जो दीवारें बर्लिन जो शहर था उसके जो बीच में से जो खड़ी की गई थी, तो न केवल ये बर्लिन की दीवार, बर्लिन का जो विभाजन, न केवल बर्लिन का विभाजन किया गया था, बल्कि एक तरह से जर्मनी का विभाजन किया गया था। यानी जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, एक था पश्चिमी जर्मनी और एक था पूर्वी जर्मनी। अब अपने मन में सवाल यह था कि भाई आखिर जर्मनी का विभाजन हुआ क्यों? ऐसी क्या घटना घटी कि जर्मनी का विभाजन हुआ? तो हुआ यह कि 1945 के पश्चात जर्मनी के अंतर्गत जो सरकार बनी, वो सरकार पूंजीवाद को पनपाने पर बल दे रही थी। वो सरकार जर्मनी के अंतर्गत पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी की जो जनता है वो साम्यवाद की राह पर चलना चाहती थी। यानी एक तरह से जर्मनी के अंतर्गत ही मतलब दो गुट बन गए थे, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। तो जो पूर्वी जर्मनी की जो जनता है वो साम्यवाद का समर्थक थी, और जो पश्चिमी जर्मनी की जो जनता है वो पूंजीवाद का समर्थक थी। यानी इस कारण से जो जर्मनी है उसके दो भाग कर दिए गए, एक है पश्चिमी जर्मनी और एक है पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवाद की प्रणाली को अपनाया गया, और जो पूर्वी जर्मनी है उसके अंतर्गत साम्यवादी प्रणाली को अपनाया गया, और पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया था। अब हमने पढ़ा कि पहले यानी 1917 से पहले, जिसको अपन रूस के नाम से जानते हैं, रूस के अंतर्गत जो सोवियत प्रणाली थी,
यानी जिसको अपना साम्यवादी प्रणाली कह करके पुकारते हैं, वो साम्यवादी प्रणाली पहले नहीं थी। यानी तो साम्यवादी प्रणाली यानी सोवियत संघ के अंतर्गत कब आई थी? तो यानी सोवियत प्रणाली है उसका गठन कैसे हुआ? सोवियत प्रणाली का गठन कैसे हुआ? तो 1917 के अंतर्गत रूस के अंतर्गत लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और उस बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस के अंतर्गत साम्यवादी प्रणाली को अपनाया गया था। क्योंकि जो 1917 की क्रांति हुई थी उससे पहले रूस के अंतर्गत घोर अव्यवस्था थी। रूस के अंतर्गत एक तरह से दो वर्ग बने हुए थे, एक था अमीर वर्ग और दूसरा था गरीब वर्ग। तो जो अमीर वर्ग था वो पूरी सुविधाओं का उपभोग कर रहा था, साधन संपन्न वर्ग था, और जो दूसरा था तो गरीब वर्ग, तो गरीब वर्ग है वो कई प्रकार की यातनाएं भोग रहा था। उनको उनके सामने जो न्यूनतम जो जीवन स्तर की जो सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल रही थी। वो रोटी के लिए वो लोग लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक समानता की स्थापना को लेकर के रूस के अंतर्गत क्रांति, तो रूस के अंतर्गत क्रांति 1917 के अंतर्गत 1917 के अंतर्गत रूस के अंतर्गत लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति, और उस रूसी क्रांति का नतीजा यह हुआ कि रूस के अंतर्गत 1922 के अंतर्गत रूस में सोवियत प्रणाली की स्थापना हुई। यानी कहने का मतलब है कि 1917 में ही सोवियत प्रणाली की स्थापना नहीं हुई थी रूस में, बल्कि 1922 के अंतर्गत सोवियत संघ के अंतर्गत साम्य जो सोवियत प्रणाली है उसका गठन किया गया था। अब देखो सोवियत प्रणाली है क्या, किसको कहते हैं सोवियत प्रणाली? तो सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, कम्युनिस्ट पार्टी का महत्व। यानी 1922 के अंतर्गत जो सोवियत प्रणाली अपनाई गई थी उस सोवियत प्रणाली के अंतर्गत केवल एक ही पार्टी रखी गई थी, और उसी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी वो शासन व्यवस्था इसी कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से संचालित हो रही थी। यानी जो सारी व्यवस्था है, जो सारी मशीनरी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से संचालित हो रही थी। सोवियत प्रणाली की विशेषता में दूसरा अपना बिंदु है, जो सोवियत प्रणाली है वो समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। तो हम ये जानते हैं कि 1917 में जो रूस में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि इस रूस के अंतर्गत एक तरह से घोर असमानता थी। जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक समाज है वो दुविधाओं को झेल रहा था, दूसरा जो वर्ग है वो मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तो ये जो समाजवादी जो व्यवस्था का गठन हुआ था सोवियत प्रणाली के अंतर्गत, तो यह समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। समाजवाद अर्थात समाज के अंतर्गत सभी वर्गों को बराबर की तवज्जो देना, सभी वर्गों को बराबर समझना, और सुविधाओं को सभी वर्गों को समान मान करके सभी वर्गों को सुविधाओं को का समान रूप से उनको लाभ देना। तो ये जो समाजवादी प्रणाली थी यह समानता पर आधारित थी और वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना चाहती थी कि समाज के अंतर्गत जो दो वर्ग बने हुए थे, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग, इन दोनों वर्गों को समाप्त करने के पक्ष में थी। यानी कहने का मतलब है कि जो समाजवादी प्रणाली थी वो समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। कहने का मतलब है कि जो सोवियत प्रणाली का जो गठन हुआ था वो समाजवाद के आदर्श से प्रेरित थी और समाज में समानता स्थापित करना चाहती थी। जो वर्ग भेद था उस वर्ग भेद को समाप्त करना चाहती थी। तीसरी जो विशेषता है वो है विपक्ष का स्थान नहीं। विपक्ष का स्थान नहीं, इसका मतलब ये है कि सोवियत संघ के अंतर्गत केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। वो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ही सारी व्यवस्था का संचालन कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी है वो जैसा चाहती वैसा ही कर रही थी, यानी उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। यानी दूसरी कोई पार्टी नहीं थी
दूसरी किसी पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया गया, दूसरी किसी पार्टी की स्थापना नहीं की गई थी, यानी विपक्ष को कोई स्थान नहीं था, केवल एक ही पार्टी थी और वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। अगली विशेषता है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी जो व्यवस्था थी, जो सोवियत प्रणाली थी, उसके अंतर्गत पूरी तरह से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी पूरी प्रणाली के ऊपर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था, सरकार का कंट्रोल था। यानी उत्पादन और वितरण के जो साधन है उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण था। कहने का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जो भी उत्पादन है और जो भी वितरण के जो संसाधन है, जो साधन है, उनके ऊपर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण था। तो ये जो हमने पढ़ा वो ये था कि सोवियत प्रणाली क्या थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। अब आगे आता है सोवियत प्रणाली के लाभ, यानी जो सोवियत प्रणाली का जो गठन हुआ सोवियत संघ के अंतर्गत, उसके फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इसमें? तो पहला फायदा इसमें यह हुआ कि दूसरी दुनिया का उदय हुआ, यानी पहले केवल एक दुनिया थी, यानी केवल एक देश का वर्चस्व था, केवल एक शक्ति का प्रभुत्व था, और वो कौन सी थी? अमेरिका। यानी केवल पूंजीवादी प्रणाली थी, और जो पूंजीवादी प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम दुनिया। यानी जो भी पूंजीवादी देश है, जिन देशों के अंतर्गत जो पूंजीवादी प्रणाली थी, वो सारे देश है वो प्रथम दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने मतलब कि वो जो केवल एक महाशक्ति है, मतलब उसका वर्चस्व था, वो अपने मनमानी कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में दूसरी दुनिया का उदय हुआ, और दूसरी दुनिया में कौन थे? रूस और अन्य राज्यों से मिल करके जो एक नई व्यवस्था बनी, उसको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में उभार, यानी सोवियत संघ था, ये रूस और अन्य 15 गणराज्यों से मिलकर के एक सोवियत प्रणाली का गठन हुआ था। तो ये जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली के माध्यम से सोवियत संघ है वो महाशक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि सोवियत संघ रूस और अन्य 15 गणराज्यों, जिनमें जो मध्य एशिया और जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, 15 गणराज्यों को मिलाकर के एक सोवियत संघ का गठन हुआ। इस प्रकार से सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आई। तीसरा है संचार प्रणाली उन्नत, यानी सोवियत जो प्रणाली बनी थी, सोवियत प्रणाली का गठन हुआ था, उस प्रणाली के अंतर्गत सोवियत संघ के अंतर्गत जो सारी शक्ति थी वो केंद्र के पास में थी, यानी राज्यों जो गणराज्य बने थे उन गणराज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, सारी शक्ति थी वो केंद्र के पास में थी। इस प्रकार से जो सोवियत प्रणाली का जो गठन हुआ, सोवियत संघ जो एक देश बना, एक राष्ट्र बना, उस राष्ट्र के अंदर का जो इतने गणराज्य थे जिनमें आपस में जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उनके अंतर्गत आपस में संपर्क विकसित करने के लिए संपर्क जो संचार प्रणाली है उसको उन्नत किया जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो संचार प्रणाली को सोवियत संघ के अंतर्गत उन्नत किया गया। चौथा है विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल और मशीनरी वो प्रचुर मात्रा में थी, यानी जो मध्य एशिया के जो देश थे, जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो जिनका विलय हुआ था, जो मिलकर के एक सोवियत प्रणाली का गठन किया था, तो इन मध्य एशिया के देशों के अंतर्गत विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल था और मशीनरी थी वो प्रचुर मात्रा में थी। तो इसका फायदा है वो सोवियत संघ को मिला, क्योंकि इन संसाधनों के माध्यम से सोवियत संघ ने अपने जो अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको मजबूत किया। तो ये जो विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल थे, मशीनरी थी, इन सभी का जो फायदा वो सोवियत संघ को मिला था। अगला जो सोवियत प्रणाली का जो लाभ है वो है सुविकसित आवागमन, यानी कहने का मतलब है कि जो सोवियत संघ का जो गठन हुआ था, जो सोवियत प्रणाली का जो निर्माण किया गया था, उसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि रूस और अन्य राज्यों को मिलाकर के एक विशाल राष्ट्र का गठन किया गया था। तो इन राष्ट्रों के अंतर्गत यदि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, यदि अर्थव्यवस्था को यदि तीव्र गति से आगे बढ़ाना है, तो सुविकसित आवागमन को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी था।
यानी सोवियत संघ के अंतर्गत ही जो सड़क है और रेल है उनका जाल बिछाया गया और जाल बिछा करके जो आवागमन है उसको बहुत ही सरल किया गया, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि कोई माल या अन्य जो संसाधन है यदि उनको ले जाना है तो बहुत कम समय में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको व्यवस्थित या सुव्यवस्थित किया जा सकता था। अगला है नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर, यानी सोवियत प्रणाली के माध्यम से एक लाभ यह हुआ कि नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी गई, नागरिकों को एक जीवन स्तर प्राप्त हुआ। किस तरह से? इसमें लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया, यानी देखो सोवियत प्रणाली के माध्यम से जिस तरह से सोवियत संघ का गठन हुआ, इसके अंतर्गत सबसे पहले इस बात को अहम माना गया कि हमें सबसे ज़्यादा जो लोक कल्याण है, लोगों के जो हित है उसको बढ़ावा देना है, यानी जनता जो हित है, जनहित है उसको हमें बढ़ावा देना है। इसके अलावा लोगों को जो स्वास्थ्य और शिक्षा है ये लोगों को बहुत ही कम रियायती दर पर ये लोगों को मुहैया कराई जाएगी, लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था सोवियत प्रणाली के लाभ। अब अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जो सोवियत प्रणाली थी वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, उसके बाद में भी सोवियत प्रणाली का पतन कैसे हो गया, सोवियत प्रणाली ध्वस्त कैसे हो गई, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण थे ये हमें जानेंगे। पहला सोवियत प्रणाली के पतन के कारणों में पहला है नौकरशाही का शिकंजा, यानी कहने का मतलब है कि जो सोवियत प्रणाली का जो गठन हुआ था उसके बारे में हमने ये देखा कि सोवियत प्रणाली है, देखो अब कोई किसी भी देश के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए मतलब है सरकारी मशीनरी है उसकी आवश्यकता होती है। सरकारी मशीनरी के माध्यम से ही जो शासन है वो अपने जो कार्य है उसको गति दे पाता है, अपनी जो व्यवस्था है उसको संचालित कर पाता है। तो जो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जो प्रशासन का संचालन वो नौकरशाही के माध्यम से हो रहा था। हमने जाना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से पूरी व्यवस्था वो संचालित हो रही थी। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से जो व्यवस्थाओं का जो संचालन हो रहा था उसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी थे वो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से पूरी व्यवस्था वो संचालित हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे शुरू में तो ये जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो नौकरशाही थी वो हावी हो गई, नौकरशाही वो मनमानी करने लगी, वो जनता की जो सुविधाएं थी, जनता का जो हित था उसकी तरफ नौकरशाही ने ध्यान देना कम कर दिया। कहने का मतलब है उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि जो जनता है वो नौकरशाही से असंतुष्ट रहने लगी, नाराज रहने लगी। दूसरा जो कारण है वो ये है लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। अब देखो लोकतंत्र में होता क्या है कि लोकतंत्र में जनता है उसको शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। यदि शासन यदि सही तरीके से नहीं चलता है तो जनता है वो शासन का विरोध कर सकती है, वो शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ें उठा सकती है। क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यदि वो प्रतिनिधि जनहित में काम नहीं करते हैं तो जनता है उसको उस प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार भी होता है। लेकिन सोवियत प्रणाली के अंतर्गत ऐसा नहीं था, यानी सोवियत प्रणाली जिस तरह से काम कर रही थी उस सोवियत प्रणाली के विरुद्ध जनता को बोलने का अधिकार नहीं था। यानी केवल जनता है वो केवल चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से ही अपनी आवाज़ें उठा सकती थी, अपनी बात बता सकती थी। बाकी मतलब सीधे रूप से शासन का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं था। तीसरा है सोवियत संघ में रूस है वो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरा हुआ था। कहने का मतलब है कि सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था, सोवियत संघ बना था, जो सोवियत प्रणाली बनी थी वो बनी थी 15 गणराज्यों के मिला करके, और उसमें जो रूस था वो भी एक गणराज्य थे। यानी जो बाकी के जो गणराज्य थे वैसे ही रूस भी एक ही गणराज्य था, लेकिन बाकी गणराज्यों की तुलना में रूस है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। बाकी के जो गणराज्य थे उनकी बात को नकारा जा रहा था, उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण भी जो रूस के अलावा जो बाकी गणराज्य थे वो सोवियत प्रणाली से असंतुष्ट थे। चौथा है पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा।
शुरू शुरू में जो सोवियत संघ था वो बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की करा था, लेकिन अब जो पश्चिमी देश हैं वो तरक्की करे थे, तो अब उनकी बराबरी करना भी सोवियत संघ के लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि जो पश्चिम के जो देश हैं उनसे बराबरी करने के लिए, उससे प्रतिष्ठा करने के लिए सोवियत संघ है वो अपने जो संसाधन है वो हथियारों के ऊपर और सैन्य शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा था। तो सैन्य शक्ति और हथियारों के ऊपर खर्चा करने के कारण सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे चरमरा रही थी, धीरे धीरे लड़खड़ा रही थी। अगला है पॉइंट, नागरिकों की राजनीति के आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा नहीं कर पाना। यानी सोवियत प्रणाली थी वो धीरे धीरे तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही थी, नागरिकों की जो उनकी जो मांग थी, उनकी जो जिज्ञासा थी उसकी ओर ध्यान दे रही थी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत भी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी कमज़ोर हो रही थी और नागरिकों की जो राजनीतिक और जो आर्थिक आकांक्षाएं थी उनको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। राजनीति का मतलब ये है कि जो राज्य की जो यानी जो शासन करने की जो व्यवस्था है उससे जनता है वो नाराज हो रही थी, क्योंकि शासन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा था, शासन से जनता है वो नाखुश हो रही थी। दूसरी ओर जो लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी, उनकी जो आर्थिक जो आकांक्षा है वो भी पूरी तरह से सोवियत संघ वो जो सोवियत प्रणाली है वो पूरी तरह से उनकी जो आर्थिक आकांक्षा वो भी पूरी नहीं कर पा रही थी। अगला जो कारण है वो है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। यानी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था वो भी कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमजोरी कर रही थी। यानी 1979 से लेकर के 1989 तक जो रूसी सैनिक थे वो अफगानिस्तान के अंतर्गत पड़ाव डाले रखा था। रूसी जो सेना है उसको अफगानिस्तान के अंतर्गत सोवियत संघ ने जमा रखा था। तो अब जब अफगानिस्तान के अंतर्गत जब रूसी सैनिक वहाँ पर 10 साल तक वहाँ पर जमे रहे, तो इसलिए इसके कारण से जो सोवियत संघ था उसको वहाँ पर जो सैन्य और जो हथियार हैं उसके ऊपर सोवियत संघ को भारी खर्चा करना पड़ रहा था, जिसके कारण जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अगला है अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना। यानी 1970 के दशक के बाद जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। क्यों लड़खड़ाने लगी? क्योंकि सोवियत संघ के द्वारा हथियारों पर बेहिसाब खर्चा किया जा रहा था। क्योंकि जो सोवियत संघ है वो उसको जो पश्चिमी देश है, जो नाटो के देश हैं, जो पूंजीवादी देश थे, उनसे बराबर टक्कर लेने की ज़रूरत थी और सोवियत संघ वो पश्चिम के देशों से बराबर टक्कर लेने के लिए उसको हथियारों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। और इसके अलावा सोवियत संघ के जो प्रभाव में जो साम्यवादी देश थे, यानी जो छोटे छोटे जो देश थे जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, जिन देशों में साम्यवादी प्रणाली व्याप्त थी, यानी जो देश साम्यवादी प्रणाली को अपनाए थे, उन देशों को भी सोवियत संघ के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही थी। क्योंकि यदि उन छोटे देशों को यदि आर्थिक मदद नहीं दी जाती तो वो देश साम्यवादी प्रणाली को छोड़कर वो पूंजीवादी प्रणाली में जा सकते थे, पूंजीवादी खेमे में जा सकते थे। तो उनको रोकने के लिए ज़रूरी था कि उन देशों को आर्थिक मदद दी जानी बहुत ही ज़रूरी थी। और अगला है जो कारण है उसमें है सोवियत संघ के विघटन में गोरबाचोव की भूमिका। यानी सोवियत संघ के विघटन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो यही थी, गोरबाचोव की भूमिका। यानी सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। अब देखो गोरबाचेव कौन था? यानी अपने जानते हैं कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1985 के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने गोरबाचेव। और गोरबाचेव महाशक्ति बनते ही उसने जो सोवियत प्रणाली थी उसके अंतर्गत सुधार लाने का प्रयास किया। इसके लिए गोरबाचेव ने 1985 से जैसे ही वे पार्टी के महासचिव बने
उन्होंने जो सोवियत प्रणाली थी उसमें सुधार करने का निश्चय किया और सुधार करना उसने शुरू कर दिया। तो गोर्बाचेव ने किया क्या, सबसे पहले सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत सुधार करने के लिए उसने दो दो व्यवस्था अपनाई। उसने दो प्रणाली लागू की। वो दो प्रणाली कौन सी थी, एक थी ग्लासनोस्ट थी और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। यानी ग्लासनोस्ट थी और पेरेस्ट्रोइका ये दोनों ही रूसी भाषा के शब्द हैं। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन और पारदर्शिता और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण। यानी ग्लासनोस्ट का मतलब होता है लोकतंत्र को स्थापित करना। यानी ये जो ग्लासनोस्ट है खुलापन और पारदर्शिता के अंतर्गत जो गोर्बाचेव थे उन्होंने यानी इसके माध्यम से वो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। और ये जो पेरेस्ट्रोइका है उसके अंतर्गत गोर्बाचेव है वो जो अर्थव्यवस्था जो धीरे धीरे जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी जो कमज़ोर हो रही थी उस कमज़ोर अर्थव्यवस्था को गोर्बाचेव मजबूत करना चाहते थे। यानी अब जो अर्थव्यवस्था है जिसको मजबूत करना है, जो अर्थव्यवस्था उसको गति देनी है, तो इसके लिए आवश्यक था कि जो पूंजीवादी देश हैं उनके साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए। यानी कहने इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव ने कि जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो सुधार के लिए जो उन्होंने जो कदम उठाए उन कदम के उस सुधार के अंतर्गत जो ये जो दो नीतियां थी जो उन्होंने ये जो दो प्रणाली अपनाई ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, यानी इन दोनों नीतियों के माध्यम से गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है जो प्रणाली है उसमें सुधार करना चाहते थे। लेकिन जिस प्रकार जो गोर्बाचेव ने जिस तरह से सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हुआ। यानी सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से सुधार करने की दिशा में जो प्रयास किए गए उसके अंतर्गत ये हुआ कि सोवियत प्रणाली जो सोवियत व्यवस्था थी उसके अंतर्गत बहुत तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिला। यानी जैसे ही गोर्बाचेव ने इस प्रकार यानी इन जो दो नीतियों के माध्यम से जो दो सुधार किए गए इसके अंतर्गत गोर्बाचेव ने जो जनता थी उस जनता को थोड़ी ढील देना शुरू कर दिया गया। यानी पहले तो जो क्या था सोवियत संघ के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनता थी उसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश था और कहीं यानी किसी भी तरह से जो जनता थी उसको सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत बोलने का अधिकार नहीं था, किसी तरह से कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन गोर्बाचेव ने इस ग्लासनोस्ट के निर्देश के माध्यम से लोकतंत्र को स्थापित करना चाहा। यानी जनता को ढील थी कि यदि जो प्रशासन है उसको क्या करना है, पारदर्शी बनाना है और प्रशासन को खुला रखना है। यानी सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं, ये जो नीतियां हैं जो सरकार की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनको उसका जनता को पता होना चाहिए। अब देखो इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही लोकतंत्र अपनाने का रास्ता जब गोर्बाचेव ने अपनाया तो जो पूर्वी यूरोप का जो एरिया है जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक तरह से यानी वहाँ पर क्या हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। वहाँ पर जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिए और जनता ने यह कहा कि भाई सुधार गोर्बाचेव के द्वारा जो सुधार किया जा रहा है ना वो सुधार क्या होने चाहिए, तेजी से सुधार होना चाहिए। और यानी कहने मतलब कि पूरी यूरोप के अंतर्गत जो जनता आंदोलन कर रही थी, जो जन आंदोलन होते उसके यानी वो दो गुट बन करके सामने आए। यानी एक गुट तो कौन सा था, एक गुट तो ये चाह रहा था कि गोर्बाचेव जिस तरह से सुधार करें वो सुधार बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। यानी सुधार कैसे होने चाहिए, सुधार तेजी से होने चाहिए। दूसरा जो गुट था वो था सुधारों के विरुद्ध। यानी दूसरा गुट यानी देखो सोवियत संघ में भी एक तरह से दो गुट थे, जो दो गुट में से एक तो ये था कि वो ये चाह रहे थे कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। दूसरा गुट ये था कि वहाँ पर ये जो सोवियत प्रणाली है ना यही कायम रहनी चाहिए। तो दूसरा जो गुट था वो था कम्युनिस्ट पार्टी की निरंकुशता के पक्ष में था। यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो काम कर रही है वो बिल्कुल ही सही कर रही है। ये जो वर्तमान में जो ये व्यवस्था है सोवियत प्रणाली है यह बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसको हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो यानी जब 1991 के अंतर्गत आते आते गोर्बाचेव ने जिस तरह से जो सोवियत प्रणाली में जो सुधार करने चाहिए उन सुधारों का नतीजा ये हुआ कि जो सोवियत संघ की जो जनता है
वो जो सोवियत व्यवस्था है उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो जनता है उसने विरोध करने के साथ साथ वो सोवियत प्रणाली से अलग होने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम सोवियत प्रणाली को त्याग करके हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, हम इस तरह से जानते हैं कि जो सोवियत संघ के अंतर्गत जो गोरबाचेव की जो भूमिका है वो सोवियत संघ के विघटन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1985 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने और जब 25 दिसंबर 1991 के अंतर्गत जब कम्युनिस्ट पार्टी से गोरबाचेव ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके साथ ही वहाँ पर जो सोवियत जो प्रणाली है उसका भी पतन हो गया। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जो पतन का जो कारण है उसमें जो अगला कारण है वो है राष्ट्रवादी भावना का उभार। यानी जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, लिथुआनिया, लताविया, इसके अंतर्गत 1988 में ही जनता ने जन आंदोलन शुरू कर दिए थे। किस लिए? सोवियत संघ से अलग होने के लिए। लिथुआनिया ने 1990 के अंतर्गत सोवियत संघ से जो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि अब मैं सोवियत संघ के अंतर्गत जिस समझौते के तहत सोवियत संघ में मिला था उसको मैं समाप्त करके एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करता हूँ। इसके बाद में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर बनाने की जो संधि थी, कभी 1922 के अंतर्गत, यानी 1922 के अंतर्गत एक समझौते के तहत जो यूएसएसआर का गठन हुआ था, उसी गठन की जो संधि थी, जो समझौता था, उसको रूस और यूक्रेन ने बेलारूस ने उसको उस समझौते को समाप्त करते हुए 1991 के अंतर्गत वो सोवियत संघ से अलग हो गई। और इस तरह से 1991 के अंतर्गत 25 दिसंबर 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया। अब है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब विद्यार्थियों की सोवियत संघ यानी 25 दिसंबर 1991 को जैसे ही गोरबाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से इस्तीफा दिया, इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके परिणाम क्या हुआ, इसके नतीजे क्या निकले? तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रमुख नतीजा यह निकला कि शीत युद्ध का अंत हुआ। यानी 1945 के पश्चात जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ तो 1945 के पश्चात विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट था अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। तो यानी ये दोनों महाशक्तियां इतनी शक्तिशाली थी कि दोनों महाशक्तियों के बीच में सीधा युद्ध नहीं हो सकता था। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, यानी जो शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक जो शीत युद्ध चला था, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव था, जो सैन्य शक्ति पर जो सैन्य शक्ति को मजबूत करने की जो होड़ थी, हथियारों को बढ़ावा देने की जो होड़ थी, वो समाप्त हो गई। यानी जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो हथियारों और जो सैन्य शक्ति की जो होड़ चल रही थी वो भी समाप्त हो गई। दूसरा है अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना। यानी सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम यह निकला कि अब एक ध्रुवीय विश्व रह गया। यानी 1945 से लेकर के 1991 तक पूरा विश्व है वो दो ध्रुव में बटा हुआ था, यानी दो महाशक्तियां थी, दो शक्तियों का वर्चस्व था। लेकिन अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो केवल एक महाशक्ति का वर्चस्व रह गया और वो थी अमेरिका। यानी अमेरिका के वर्चस्व की स्थापना ही, अमेरिका के वर्चस्व में वृद्धि, और जो अमेरिका वो एक महाशक्ति के रूप में बनकर के रह गया। तीसरा है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम में, तीसरा है नए राष्ट्रों का उदय। यानी सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, यानी न केवल सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके अलावा कई नए राष्ट्रों का उदय भी हुआ। यानी जैसे सोवियत संघ के विघटन के होने के साथ ही पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के गणराज्य अलग होकर के नए राष्ट्र बने। जैसा कि हमने ऊपर देखा
कि लिथुआनिया, लतवाइवा और एस्टोनिया, रूस, यूक्रेन, बेलारूस आदि कई गणराज्य अलग होकर के नए राष्ट्र बने। तो विद्यार्थियों, ये जो अपना चैप्टर है, ये थोड़ी क्लास लंबी होने के कारण ये अपना जो सिलेबस जो बाकी थोड़ा रह गया है उसको हमें आगे की क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। थोड़ी क्लास लंबी होने के कारण मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करके जो बचा हुआ जो अपना जो टॉपिक है उसको आगे की क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप जो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि जो भी मैं ऑनलाइन जो क्लास बनाऊँ, जो वीडियो बनाऊँ, उसका तुरंत नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब चलो मिलते हैं मैं आगे की क्लास में।